नमस्कार जी। सर, ये जो जागरूक अभियान चल रहा है तो इसके जी बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से जी मतदाता जागरूकता अभियान 2024 का मिशन न केवल गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बल्कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। राष्ट्रीय नवचेतना मंच टीम के लोगों से अपील करते हैं, पंचायत के माध्यम से, सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के माध्यम से, और हमारा प्रयास है कि जो देश में विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का राजनीति से मोहभंग होता जा रहा है। यही वजह है कि मतदान 49% तक आ गया है। जी इसका मतलब आधे से ज़्यादा लोग मतदान से मोहभंग कर गए। जी जी राजनीति में अलग अलग देश में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। लोगों को, विशेष तौर पर सामाजिक संगठनों को, क्योंकि राजनीतिक दलों का तो अपना एजेंडा होता है, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों को समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे हम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बावल में आज बैठे हैं, तो अगर बावल की हम बात करें तो बावल में क्या क्या संबंधित समस्याएं हैं। जी जी तो पहला हमारा आंदोलन का पहला स्वरूप है कि मतदान 100% करना चाहिए। मतदान गुप्त मतदान है, कोई किसी के पक्ष में करे ये उसका अपनी मर्जी है, लेकिन मतदान न करे इसका मतलब आप देश को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे आप भाग रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में क्या फैसले लिए जाएंगे पार्लियामेंट में, इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे लोकसभा के सदस्य कैसे हों। हमारी मूलभूत समस्याएं पानी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो चीज़ें हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर पीछे अपना मान लीजिए एम्स की समस्या रही। जी जी एम्स की घोषणा 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा ने की और 2023 के आखिरी में देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन उस पर भी ये तय नहीं हुआ कि क्लासेस कब से लगेंगी, ओपीडी कब से लगेगी, ओपीडी खोड़गांव में लगेगी या ओपीडी रेवाड़ी में खुल सकती है। यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर को डेप्यूट करना था ओपीडी के लिए एम्स के नाम पर। एक विधिवत किसी संस्था के स्थापना के लिए, एम्स के लिए या आयुर्वेद के किसी संस्थान के लिए ओपीडी पहली प्रथम न्यूनतम इकाई है, प्राथमिक जरूरत है। जब उसी की शुरुआत नहीं हुई, फिर क्लासेस हैं। हमने तत्कालीन मेंबर पार्लियामेंट से और मेल के द्वारा प्रधानमंत्री को सूचना दी कि आप लोग ओपीडी शुरू करें, चाहे वो खोड़ पीएचसी में करें, चाहे आप रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में करें, कहीं भी करें, बहुत जगह थी जिले रेवाड़ी में, और क्लासेस भी शुरू करें। और यही संघर्ष, जो संघर्ष समिति थी उसकी भी डिमांड यही थी। तो आज इलाके में फिर वही लोग 10 साल के उद्घाटन के बाद ढिंढोरा पीट रहे हैं कि साहब एम्स ले आए। इसी ढंग से एक लंबा मसला चला पाली सैनिक हाई स्कूल का, आपको याद होगा, रोहिला साहब, कैप्टन अजय सिंह और कुछ और लोग चंदा मांगते थे और वो कहते थे कि जी पाली सैनिक हाई स्कूल या सैनिक हाई स्कूल बनना चाहिए। वो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पाया। माजरा शोराज मेडिकल कॉलेज के लिए लोगों ने ज़मीन दी, 17-18 एकड़ ज़मीन सरकार के खाते में चली गई, लेकिन आज तक कोई उसका निर्माण या शुरुआत या डिमांड से बाहर हो गया हो। ऐसे ही पानी का विषय है। एसवाईएल नहर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार कह दिया कि भारत सरकार अपने संसाधनों से बचे हुए हिस्से में, पंजाब के में, एसवाईएल नहर का निर्माण करे। इत्तेफाक है, कभी किसी पार्टी की दोस्ती, कभी किसी पार्टी की दोस्ती, कभी किसी नेता की दोस्ती के चलते जो पानी की मूलभूत ज़रूरत है वो भिवानी, दादरी, रेवाड़ी,
नारनौल, नूंह, गुड़गांवा, इन जिलों के लोगों को है। कुछ जगह तो हमारे इलाके में डार्क जोन डिक्लेयर कर दिया, यानी किसान जमींदार अपने खेत में वो क्या कहते हैं बोरिंग नहीं कर सकता, और बोरिंग वाटर लेवल कहाँ चला गया कि जहाँ उससे आगे बोरिंग नहीं कर सकते, यानी लास्ट स्टेज पर चले गए। ऐसे हालात में हमारे मेंबर पार्लियामेंट से सवाल किए जाएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार घोषणा कर दी तो आपने क्या प्रयास किए। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा उद्योग है हिंदुस्तान में, और उसमें पहली शर्त ये होती है कि इस इलाके का नौजवान नहीं होना चाहिए। यूपी बिहार के आदमी को रोज़गार दे देंगे और कहीं बाहर के आदमी को दे देंगे, लेकिन स्थानीय आदमी को नहीं देंगे। उद्योगपति से कौन बात करेगा, स्थानीय एमएलए एमपी करेगा। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है तो मेंबर पार्लियामेंट सवाल करे आपने कितने प्रयास किए स्थानीय बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए। तो ये हमारा अभियान, जैसे युवाओं को रोजगार को लेकर अग्निवीर योजना एक शुरू की गई जो फौज में, कि भाई 4 साल जो है उस बारे में सवाल किए जाए कि भाई 4 साल बाद जो ट्रेंड नौजवान होगा वो क्या करेगा, ये सवाल है वर्तमान में। और कितने लाख पद खाली पड़े हैं ये भी सांसद से, जो चुनावी कैंडिडेट हैं उनसे पूछे जाएं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, 33% संसद में पास कर दिया कि भाई महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको पूर्ण रूप से कानून ना बनाकर ये कह दिया गया कि विभिन्न विधानमंडलों और विधानसभाओं के माध्यम से ये दोबारा से एक प्रक्रिया होगी और उसके बाद भारत सरकार इसको शुरू करेगी। ये भी प्रोलॉन्ग करने वाली पॉलिसी रही, इस बारे में सांसद से पूछना चाहिए। अब आती है बात समान नागरिक आचार संहिता। जैसे 2-3 काम पिछली सरकारों ने बढ़िया की, धारा 370 हटा दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से राम मंदिर का मसला हल कर दिया, देश को चारों तरफ सड़कों से जोड़ा गया। लेकिन क्या ये सब चलते चलते बाकी जो मूलभूत समस्याएं वो गौण हो जाती है, यानी महंगाई है, बेरोजगारी है। समान नागरिक आचार संहिता सिर्फ उत्तराखंड राज्य में लागू की गई। अगर भारत सरकार की इच्छा शक्ति होती तो पूरे देश में भी समान नागरिक आचार संहिता लागू हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी संसद में जो हमारे सदस्य रहे हैं, जो कई बार विधायक और सांसद रहे हैं,